Hello guys, my name is Nisha Saini and welcome to Literary Heart. So guys, I want to tell you that I am going to start the series of History of English Literature. We have total 14 to 15 ages in that, and we will cover all the ages in a very easy and very precise way. In the beginning of the age, like I will give you the brief information of the historical background of the particular age, and I will also discuss the literary features and the language that was used on that time. We will also throw light on the social, political and religious circumstances, and also pay attention to the major writers and poets of that time. So guys, without wasting the time, let's talk about today's video. So today I will start with the Anglo-Norman period, which is very first age. So in this video I will give you the introduction of Anglo-Norman period and also discuss the historical background of the age. So guys, इन आज की जो हमारी ये वीडियो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड एग्जैक्टली क्या था. सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था, एंग्लो नॉर्मन रेफर्स टू द पीरियड कि जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से लेकर, कॉन्क्वेस्ट किसको बोलते हैं, विजय प्राप्त करना किसी चीज़ पे, कि नॉर्मन्स ने जब से इंग्लैंड पे यूरोप में अपनी जीत हासिल की थी उस टाइम से लेकर 14th सेंचुरी के मिडल तक का जो टाइम था उसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड बोलते हैं. एग्जैक्ट टाइमिंग ऊपर मैंने लिखी हुई है. 1066 से लेकर 1340 तक का जो टाइम था उसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं. सो इसको दूसरा क्वेश्चन है कि इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्यों बोला जाता है. इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड इसलिए बोला जाता है बिकॉज उस टाइम का जो नॉन लैटिन लिटरेचर था वो नॉन लैटिन लिटरेचर था उसको एंग्लो नॉर्मन क्या था उस टाइम पे एक फ्रेंच डायलेक्ट थी. सो एंग्लो नॉर्मन डायलेक्ट में लिखा गया था. सो यहाँ पे जो पॉइंट क्लियर करना है मुझे वो ये है कि नॉर्मन से पहले जो भी लैंग्वेज यूज़ होती थी वो लैटिन लैंग्वेज थी. नॉर्मन के आने से पहले वहाँ पर इंग्लैंड में लैटिन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. सो जितने भी राइटर्स थे उस टाइम के वो लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे लिटरेचर लिखने के लिए. बट जैसे ही जो नॉर्मन्स थे उन्होंने यूरोप में जब अपनी एंट्री की तो उनकी जो डायलेक्ट थी, जो वो बोलते थे, बोली उनकी जो थी वह एंग्लो नॉर्मन थी जो कि एक फ्रेंच डायलेक्ट है. और ये जो लैंग्वेज थी ये सिर्फ नॉर्मन इन्वेडर्स के द्वारा ही बोली जाती थी. सो जब वो इंग्लैंड में आए तो उन्होंने क्या किया कि अपनी डायलेक्ट में जो लिटरेचर लिखना शुरू किया था उसको हम नॉन लैटिन लिटरेचर बोलते हैं. सो उसी लिटरेचर के कारण ही, उस नॉन लैटिन लिटरेचर के कारण ही इस एज को हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं. सो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. आगे क्या है कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उस टाइम पे जो मेन लैंग्वेज थी वो थी लैटिन लैंग्वेज. सो जो क्लर्जीज थे, चर्च में जो लोग थे या जितने भी ऑफिशियल काम थे उनमें उस टाइम पे लैटिन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. बट जो नोबिलिटी थी उस टाइम पे वो फ्रेंच यूज़ करती थी. नोबिलिटी अब किसको बोलते हैं, दो क्लासेस हैं. सबसे ऊपर होती है रॉयलिटी जो कि जिससे कि किंग्स वगैरह जो हैं वो बिलोंग करते हैं. उसके जो एकदम नीचे वाली जो हमारी सोशल क्लास होती है उसको हम नोबिलिटी बोलते हैं. सो जो ये फ्रेंच नॉर्मन्स आए थे इनकी जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी. तो ये फ्रेंच बोलते थे. मतलब क्या हुआ, अब दो तरह की लैंग्वेज हो गई. जो तो क्लर्जी थे वो लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे, बट जो नोबिलिटी थी, जो हायर क्लास थी, वो अब फ्रेंच यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया था. तीसरा जो मेन पॉइंट है इस एज का वो है कि उस टाइम पे राइटिंग के कौन कौन से किस किस फॉर्म में जो लिटरेचर था वो लिखा जाता था. सो सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्रॉनिकल्स. जो क्रॉनिकल्स थे, क्रॉनिकल्स की फॉर्म में लिटरेचर लिखा जाता था. क्रॉनिकल्स होता क्या है, जो क्रॉनिकल्स है वह एक हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट आर टोल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो कि हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट्स हुए हैं
चाहे वह रियल है या फिर वो इमेजिनेटिव है, उनको जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो उसको हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, क्रॉनिकल्स क्या हुए कि जो हमारा हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, चाहे तो वो हमने इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेटिव हैं या फिर चाहे वो रियल अकाउंट्स हैं, जब हम उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल्स बोलते हैं। ये एक बहुत ही फेमस उस टाइम पे फॉर्म थी जिसमें जो कि लिटरेचर लिखी जाती थी, मतलब कि राइटर्स इस फॉर्म को बड़ा यूज़ करते थे उस टाइम पे। दूसरी हमारी क्या थी, रिलीजियस एंड डाइडेक्टिक राइटिंग, मतलब कि रिलीजन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे वर्क्स उस टाइम पे थे। मोस्टली रिलीजियस जो थीम था वो आपको मोस्ट ऑफ द वर्क्स में देखने को मिलेगा। डाइडेक्टिक राइटिंग का मतलब क्या हुआ कि डाइडेक्टिक बोलते हैं एजुकेटिव या फिर इंफॉर्मेटिव, की राइटिंग ऐसी होती थी, जो भी वो वर्क लिखते थे या तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता था या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उसको हम डाइडेक्टिक राइटिंग बोलते हैं। मतलब कि क्रॉनिकल्स हो गए, रिलीजियस और डाइडेक्टिक राइटिंग उस टाइम पे बड़ी फेमस थी। और पोइट्री और ड्रामाज, मतलब कि पोइट्री की फॉर्म में वर्क्स लिखे जाते थे और ड्रामाज भी उस टाइम पे थोड़े बहुत आ चुके थे, पर ड्रामाज का इतना यूज़ नहीं होता था जितना कि वर्ड्स फॉर्म में लिखा जाता था, जितना कि पोइट्रीज़ वगैरह या क्रॉनिकल्स वगैरह उस टाइम पे लिखे जाते थे। सो गाइज, ये तो एक ओवरऑल हो गया कि नॉर्मन्स कौन थे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, कौन सी राइटिंग की फॉर्म थी। अब जो पीरियड है हमारा, इसका नाम ही है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। सो सबसे पहले आपको तो यही मतलब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मन्स एग्जैक्टली कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे। सो ये जो नॉर्मन्स थे, नॉर्मन्स का क्या था कि नॉर्मन्स थे वो एक बारबेरियन पायरेट्स थे। बारबेरियन पायरेट्स हम किसको बोलते हैं, जो कि जंगली समुद्री लुटेरे होते हैं, मतलब कि समुद्री लुटेरे होते थे नॉर्मन्स, जो कि डेनमार्क से आए थे, नॉर्वे से आए थे और आइसलैंड से आए थे। सो उन्होंने क्या किया था, 8th सेंचुरी में उन्होंने यूरोप के ऊपर प्लंडरिंग रेड्स डालनी शुरू कर दी थी। प्लंडरिंग रेड्स हम किसको बोलते हैं, प्लंडरिंग रेड्स बोलते हैं जब हम लूट पाट के इरादे से कहीं पे रेड्स डालते हैं। सो नॉर्मन्स ने 8th सेंचुरी में यूरोप पर वो रेड्स डालनी शुरू कर दी थी। यूरोप के जो कोस्टल एरियाज थे, कोस्टल सेटलमेंट थी, उन पर उन्होंने रेड्स डालनी, लूट पाट मचानी शुरू कर दी थी। सो उसके बाद क्या हुआ, 10th सेंचुरी के तक आते आते, 8th सेंचुरी से इन्होंने शुरू की थी, 10th सेंचुरी तक ये कंटिन्यूसली रेड्स डालते रहे, लूटपाट उन्होंने बड़ी मचा रखी थी वहाँ पे नॉर्मन्स ने। सो उसके बाद क्या हुआ कि जब 10th सेंचुरी आई, 10th सेंचुरी के बिगनिंग में ही जो हमारे फ्रेंच के किंग थे, फ्रेंच के किंग उस टाइम पे कौन थे 10th सेंचुरी में, चार्ल्स द सिंपल। चार्ल्स द सिंपल जो थे उन्होंने क्या किया, नॉर्मन्स के साथ, ये जो वाइकिंग्स आए थे, वाइकिंग्स के जो वंशज थे, डिसेंडेंट्स थे, उनके साथ क्या किया, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी का नाम क्या था, एसटी क्लेयर सर एक्ट। एसटी क्लेयर सर एक्ट नाम की एक ट्रीटी चार्ल्स द सिंपल ने साइन की थी। किसके साथ साइन की थी, वाइकिंग चीफ रोलो, वाइकिंग चीफ रोलो के साथ इन्होंने साइन की। वाइकिंग चीफ रोलो जो थे ये नॉर्मन्स के साइड से थे, मतलब कि फ्रेंच के जो किंग थे जिनका नाम चार्ल्स द सिंपल है, उन्होंने वाइकिंग चीफ रोलो के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी का नाम क्या था, एसटी क्लेयर सर एक्टे, ये उस ट्रीटी का नाम था। अब इस ट्रीटी का मकसद क्या था, किस मकसद से ये ट्रीटी साइन की गई थी। सो ट्रीटी साइन करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो चार्ल्स थे, चार्ल्स द सिंपल थे, उन्होंने ये ट्रीटी साइन इसलिए की ताकि जो वाइकिंग्स थे, जो नॉर्मन्स थे, वो जो कंटिन्यूसली यूरोप के ऊपर रेड्स डाल रहे थे, लूटपाट वहाँ पे मचा रहे थे, वो रेड्स डालनी वो बंद कर दें। सो इस ट्रीटी में समझौता किया गया था कि जो फ्रेंच है, जो चार्ल्स हैं, वो अपनी लैंड का कुछ हिस्सा नॉर्मन्स को देंगे ताकि जो नॉर्मन्स हैं वो भी आके यूरोप के जो फ्रांस है, फ्रांस के एक हिस्से में जो नॉर्थ साइड वाला हिस्सा था उसमें आके वो सेटल हो सके, वहाँ पे आके वो बस सके। पर
उन्हें अगर वो ज़मीन एक्वायर करनी है, वो लैंड अगर उन्हें लेनी है, तो उनको फिर फ्रांस के ऊपर अटैक करना बंद करना पड़ेगा। जो वो ये रेड्स डाल रहे हैं, वो रेड्स डालनी उनको बंद करनी पड़ेगी। तो वाइकिंग चीफ रोलो जो थे, उन्होंने इस ट्रीटी को स्वीकार कर लिया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो चार्ल्स द सिंपल था, उन्होंने जो भी लैंड नॉर्मन्स को दी थी, वाइकिंग्स को दी थी, उन्होंने उस ज़मीन में सेटल होना शुरू कर दिया था 10th सेंचुरी के बिगिनिंग में। अब क्या हुआ, जब उनको वहाँ पे रहने के लिए एक पर्टिकुलर ज़मीन मिल गई थी, एक लैंड मिल गई थी, सो उन्होंने वहाँ पर उस लैंड पे सेटल होना शुरू कर दिया। विद इन 2 जनरेशन ही रोलो और उसके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया, फ्रांस की जो लैंग्वेज थी, वहाँ का जो रिलीजन था, वहाँ का लॉज, वहाँ के कस्टम, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, या उनके वारफेयर के, उनके युद्ध के, वॉर के जो मेथड थे, वो सब उन्होंने सीख लिए थे। और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन थी, फ्रेंच की जो नेटिव पॉपुलेशन थी, उनके साथ उन्होंने इंटर मैरिजेस करनी शुरू कर दी। मतलब कि वहाँ की नेटिव पॉपुलेशंस के साथ उन्होंने अपने मैरिजेस करनी शुरू कर दी। इस तरह वो जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन थी, उसमें पूरी तरह से रच बस गए थे एक तरह के। सो आगे क्या हुआ था, अब नॉर्मन्स, ये जो नॉर्मन्स थे, ये जिस ज़मीन पे रह रहे थे, है ना, जो इनकी लैंड थी, वो लैंड को हम आगे किस नाम से जाने लगा, लैंड ऑफ नॉर्डमैनी या फिर नॉर्दमैन के नाम से जाने लगा था। अब क्या था कि 11th सेंचुरी के मिडल तक जो नॉर्मन्स थे, वो एक बहुत ही पावरफुल स्टेट उनका बन गया था। हालांकि जो नॉर्मन्स थे, वो क्रिश्चियनिटी में पूरी तरह कन्वर्ट हो गए थे। उन्होंने फ्रेंच की जो लैंग्वेज थी, उसको पूरी तरह से अपना लिया था। जो वो सी रॉबिंग करते थे, जो वो लूटपाट करते थे, वो लूटपाट वगैरह सब कुछ करनी उन्होंने बंद कर दी थी। बट फिर भी क्या था, वाइकिंग्स जो नॉर्मन्स थे, उनके जो खून में फियरलेसनेस थी, जो करेज था, जो कनिंगनेस थी, या फिर फाइटिंग के लिए उनका जो प्यार था, वो अभी भी उनके खून में कहीं ना कहीं जिंदा था। सो उसका क्या परिणाम हुआ कि 11th सेंचुरी में नॉर्मन्स के कुछ मशीनरीज थे, जिनको कि रॉबर्ट गुइस्कार्ड ने लीड कर रहे थे। सो रॉबर्ट गुइस्कार्ड की लीडरशिप में नॉर्मन्स ने क्या किया, इटली में कुछ डिफरेंट फैक्शंस थे, डिफरेंट गुट बने हुए थे, उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी, ताकि वो अपने लिए टेरिटरीज गेन कर सकें, वो इटली में भी जाके रह सके। सो वहाँ से 11th सेंचुरी के मिडल में आकर उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये जो यूरोप था, ये जो फ्रेंच डायनेस्टी थी, उसके खिलाफ जाना शुरू कर दिया था। सो ये तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया, ये बताया कि कौन थे एंग्लो नॉर्मन लोग, है ना। अब ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है, कैसे ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आई थी इंग्लैंड में, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह ये जो नॉर्मन्स थे, इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर विजय प्राप्त की, किस तरह वहाँ के इन्होंने एक रूलिंग क्लास बन गए, किस तरह वहाँ के जो नेटिव जो राजा थे, उनको हराकर उनके ऊपर इन्होंने अपना, मतलब इनका नॉर्मन्स का किंग किस तरह वहाँ पे बना। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको अब इनका बैकग्राउंड क्लियर कर रही हूँ थोड़ा सा। सो इसमें क्या हुआ था कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, 1066 का टाइम था। ये टाइमिंग कब की है, 1066। 1066 में क्या हुआ था कि एडवर्ड द कन्फेसर, जो एडवर्ड द कन्फेसर थे, वो थे किंग ऑफ इंग्लैंड। जो एडवर्ड द कन्फेसर थे, जो कि उस टाइम पे इंग्लैंड में राजा थे। 1066 में जो ये राजा थे, इनकी डेथ हो गई। बट इन्होंने क्या किया, मरने के टाइम तक इन्होंने ना तो अपने किसी उत्तराधिकारी को अपॉइंट किया था, मतलब उनका कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं था, कोई पर्टिकुलर उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित नहीं किया था, अनाउंस नहीं किया था। सो अगर इनकी विल के अकॉर्डिंग देखा जाए, विल के अकॉर्डिंग हैरोल्ड गॉडविनसन, जो कि अर्ल ऑफ वेसेक्स का बेटा था। जो अर्ल ऑफ वेसेक्स थे, वो कौन थे, जो इंग्लैंड के नोबल मैन थे, एक बहुत ही पावरफुल नोबल मैन था जिसका नाम था अर्ल ऑफ वेसेक्स। तो अब जब राजा मर चुका था, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। सो उनकी विल के अकॉर्डिंग
अर्ल ऑफ वेसेक्स का जो बेटा था जिसका नाम था हेरोल्ड गॉडविंसन, हेरोल्ड गॉडविंसन को वहाँ का राजा बनाने का अनाउंसमेंट की गई कि अब हेरोल्ड गॉडविंसन को इंग्लैंड का राजा बनाया जाएगा। जब ये सारी बातें चल रही थी उसी टाइम पे विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, ये जो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी थे ये कौन थे, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के जो ये पहले डायनेसिटी आई थी, जो नॉर्मन्स आए थे, उनके एक जो मेन पर्सन था जिसका नाम था विलियम ऑफ नॉर्मेंडी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना अधिकार भी उस थ्रोन के लिए दिखाना शुरू किया, क्योंकि पहले टाइम में 1050 में क्या हुआ था, जो राजा थे इंग्लैंड के राजा थे जो कि अब मर चुके थे, जिनका नाम क्या था, एडवर्ड द कॉन्फेसर। एडवर्ड द कॉन्फेसर ने क्या किया था, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी के साथ उनको एक वचन दिया था, उनको एक प्रॉमिस किया था कि मेरी डेथ के बाद ये जो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी हैं इनको इंग्लैंड का राजा बनाया जाएगा। अब क्या हुआ, जब इनकी डेथ हुई तो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी की प्लेस पे जब हेरोल्ड गॉडविंसन को वहाँ का राजा बनाने की घोषणा की गई, अनाउंसमेंट की गई, इस बात से जो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी थे वो बड़े ही गुस्से में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जो एडवर्ड ये जो हेरोल्ड गॉडविंसन है, हेरोल्ड गॉडविंसन को इन्होंने क्या किया, इनको बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद क्या हुआ था, जब तक कि हेरोल्ड गॉडविंसन ने होली रेलिक्स के ऊपर हाथ रखकर कसम नहीं खाई कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इंग्लैंड का थ्रोन हासिल करने में, जब तक कि हेरोल्ड गॉडविंसन ने ये होली रेलिक्स के ऊपर हाथ रखकर कसम नहीं खाई, तब तक विलियम नॉर्मेंडी ने उनको नहीं छोड़ा। जब गॉडविंसन ने नॉर्मेंडी को वचन दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कि तुम इंग्लैंड के राजा बनो, ये सब मतलब तुम्हारा अधिकार वहाँ पे स्थापित करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जब उन्होंने यह वचन दिया उसके बाद जो नॉर्मेंडी थे, विलियम थे, उन्होंने हेरोल्ड गॉडविंसन को छोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद क्या था कि जो हेरोल्ड गॉडविंसन थे, उन्होंने विलियम को वादा तो कर दिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इंग्लैंड का राजा बनने में, बट उसके बाद क्या हुआ कि जो जब उनको छोड़ दिया गया, हेरोल्ड को छोड़ दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, वापस आकर जब एडवर्ड द कॉन्फेसर की डेथ हुई उसके एग्जैक्ट बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया इंग्लिश थ्रोन के लिए। वो अपना जो वो प्रॉमिस किया था उसको भूलकर उन्होंने खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। ऐसा स्टेप उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि नॉर्वेजियन किंग्स थे जिनका नाम था मैग्नस, मतलब कि नॉर्वे के जो किंग थे जिनका नाम था मैग्नस, उनका जो बेटा था जिसका नाम था हेरोल्ड हार्ड्राडा था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंग्लैंड में इन्वेड करना शुरू कर दी थी, उन्होंने इंग्लैंड में घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो भी अब जब राजा नहीं रहा तो राजा की एब्सेंस में दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो राजा थे आसपास के, वो भी इंग्लैंड में इन्वेड कर रहे थे ताकि वो इंग्लिश थ्रोन को, इंग्लैंड के जो थ्रोन है उसको हासिल कर सके। अब क्या हुआ कि जल्दबाजी में हेरोल्ड गॉडविंसन ने खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया, उनका राज्याभिषेक भी हो गया, उनको असेशन, जब हेरोल्ड गॉडविंसन के असेशन की, पद ग्रहण किया, उनके कोरोनेशन की जो न्यूज़ थी वो इनको हेराल्ड हार्ड्राडा को मिली और विलियम को मिली, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी को मिली। तो इस बात से वो दोनों बड़े नाराज़ हो गए, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की तरफ अपनी जो एक चढ़ाई थी वो चढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी, मतलब कि उन्होंने हेरोल्ड गॉडविंसन के साथ लड़ाई करने का मन बनाया, फाइट करके उन्होंने वहाँ का जो राज्य था उसको हासिल करने का मन बना लिया। इसीलिए हेराल्ड हार्ड्राडा और विलियम नॉर्मेंडी दोनों ने ही इंग्लैंड की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। क्या हुआ कि जब हेरोल्ड गॉडविंसन को पता चला कि जो हार्ड्राडा है उन्होंने भी इन्वेड करना शुरू कर दिया है, तो हेरोल्ड गॉडविंसन क्या करते हैं, अब 6 डेज़ के अंदर वो 200 माइल्स की ट्रैवल करते हैं, मार्च करते हैं, और जो क्या करते हैं, हार्ड्राडा और उसकी जो आर्मी थी उसके ज़्यादातर लोगों को वो मार देते हैं।
मतलब कि वो अचानक से जाकर ये जो हेरोल्ड हार्ड्राडा है इसकी आर्मी के ऊपर और हेराल्ड हार्ड्राडा के ऊपर अटैक करते हैं। और अटैक करने का जो परिणाम था वो क्या हुआ कि हेराल्ड हार्ड्राडा और इसके ज़्यादातर जो लोग थे उनको हेरोल्ड गॉडविंसन ने मार दिया था। अब जैसे ही इनके साथ लड़ाई ख़त्म होती है, जो गॉडविंसन हैं उनको न्यूज़ मिलती है कि जो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी है उन्होंने भी चढ़ाई शुरू कर दी है। अब क्या था कि जो गॉडविंसन थे, गॉडविंसन की जो आर्मी थी वो पहले ही एक फ़ाइट करके, एक युद्ध करके थक चुकी थी। अब जब उनको एग्जैक्टली एक न्यूज़ मिलती है कि विलियम ऑफ नॉर्मेंडी भी आके साउथ में उन्होंने इन्वेड कर दिया है, तो फिर से जो गॉडविंसन थे उन्होंने अपनी आर्मी को तैयार किया। अपनी आर्मी को तैयार करके उन्होंने फिर से मन बनाया विलियम ऑफ नॉर्मेंडी के साथ फ़ाइट करने का। अब क्या हुआ कि जो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी थे उन्होंने हेस्टिंग्स की तरफ, हेस्टिंग एक प्लेस का नाम है, आपने सुना भी होगा बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। सो ये जो हेस्टिंग्स प्लेस है इसकी तरफ इन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया, चढ़ाई करनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, जब ये जो गॉडविंसन थे ये भी जब हेस्टिंग्स पहुँचे तो वहाँ पे एक वुडन फोर्ट बनाया गया। वुडन फोर्ट में क्या हुआ था कि जो हेरोल्ड गॉडविंसन थे उनकी जो आर्मी थी वह तो पहले ही थक चुकी थी, क्योंकि एक तो वो 6 दिन की चढ़ाई करके, है ना, 6 दिन का मार्च करके पहले ही हेराल्ड हार्ड्राडा से फाइट करके आए हैं। अब दोबारा उनको एकदम से फिर से बैटल करनी पड़ गई है ना, फिर से विलियम ऑफ नॉर्मेंडी के साथ फाइट करनी पड़ गई है। तो उनकी जो आर्मी थी गॉडविंसन की वो पहले ही बड़ी वीक हो चुकी थी। सो अब क्या था, फिर से अब डे आया पर्टिकुलर जिस दिन गॉडविंसन की और विलियम की फ़ाइट शुरू हुई। सो सुबह से दोनों के बीच में फ़ाइट होनी शुरू हुई थी। अब इनकी पोजीशन क्या थी, जो गॉडविंसन थी, गॉडविंसन की जो आर्मी थी वो हिल्स में, पहाड़ों में छुपे हुए थे वो सब लोग, और जो ये विलियम ऑफ नॉर्मेंडी थे इनकी जो आर्मी थी ये प्लेन पे थी, नीचे थी प्लेन पे। सो ये जो गॉडविंसन की आर्मी थी ये ऊंचाई पर थी, इसलिए इनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट था, नीचे लड़ाई करने में इनको थोड़ी आसानी हो रही थी। सो इसीलिए क्या हुआ कि सुबह से लेकर दोपहर तक तो इनकी, मतलब कि ये जो बैटल थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स थी, ये गॉडविंसन के फेवर में थी काइंड ऑफ, मतलब कि इनकी अच्छी फाइट चल रही थी। बट उसके बाद जो नॉर्मेंडी थे, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीछे हटने का दिखावा किया। इन्होंने दिखावा किया कि ये युद्ध का मैदान छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे जो ये गॉडविंसन की आर्मी थी, ये जो इनका एक सेफ प्लेस था, अपने सेफ प्लेस से निकलकर बाहर आए। जब सेफ प्लेस से अपने निकलकर, हिल्स से निकलकर ये नीचे आए, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो हेरोल्ड थे, हेरोल्ड को नॉर्मन्स का एक एरो था, वो जाकर हेरोल्ड की आंख में लगा। मतलब क्या था, जब वो अपने एक सेफ प्लेस से बाहर निकल के आए तो नॉर्मन्स में से किसी ने एरो चलाया, विलियम नॉर्मन की आर्मी में से किसी ने एरो चलाया, वो तीर जाकर सीधा हेरोल्ड गॉडविंसन की आइज़ में लगा। जब उसकी आंख में वो तीर लगा तो हेरोल्ड गॉडविंसन वहीं पे मर गया। तो उसकी जो आर्मी थी वो भी इधर उधर उन्होंने भागना शुरू कर दिया था। सो इस तरह उस दिन के ख़त्म होने तक, रात तक, ये जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स थी जो कि 1066 में हुई थी, ये जो बैटल थी ये एक दिन में ही ख़त्म हो गई। और विक्ट्री किसको मिली, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी को। विलियम ऑफ नॉर्मेंडी को अब विक्ट्री मिल चुकी थी। विक्ट्री मिलने के बाद क्या हुआ था, विक्ट्री मिलने का जो परिणाम था वो क्या था कि जो अब विलियम ऑफ नॉर्मेंडी थे उनको इंग्लैंड का थ्रोन मिल गया। अब जो वहाँ के किंग थे इंग्लैंड के, वो कौन बन गए थे, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी वहाँ के इंग्लैंड के राजा बन चुके थे। अब आगे क्या हुआ था कि विलियम वन प्रूव्ड एन इफेक्टिव किंग ऑफ इंग्लैंड। जो विलियम वन थे, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी थे, वो इंग्लैंड के एक बहुत अच्छे राजा साबित हुए थे। उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, डॉम्सडे बुक वॉज अमंग हिज नोटेबल अचीवमेंट्स। डॉम्सडे बुक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि डॉम्सडे बुक एग्जैक्टली क्या थी। बट ये जो डॉम्सडे बुक थी ये उनकी अचीवमेंट्स जो उन्होंने हासिल की थी उनमें सबसे मेन जो अचीवमेंट थी वो क्या थी, डॉम्सडे बुक थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब विलियम ऑफ नॉर्मेंडी या विलियम वन की डेथ हुई, उनकी डेथ के बाद
पहले तो इनकी डेथ कब हुई थी, 1087 में। विलियम वन की जो डेथ थी वो 1087 में हुई थी। 1087 में जब विलियम वन की डेथ हुई तो विलियम वन का जो बेटा था उनका नाम क्या था, विलियम रिफ्यूज़। उनका नाम था विलियम रिफ्यूज़। विलियम रिफ्यूज़ जिसको विलियम टू के नाम से जाना जाने लगा, वो उनको इंग्लैंड का नेक्स्ट राजा बनाया गया, उनको इंग्लैंड का सेकंड किंग बनाया गया, जिसको हम सेकंड नॉर्मन किंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आई हु इज़ द फर्स्ट नॉर्मन किंग ऑफ इंग्लैंड, तो उसमें क्या आएगा, विलियम वन या विलियम ऑफ नॉर्मेंडी। अगर आपको पूछा जाए कि हु इज़ द सेकंड नॉर्मन किंग ऑफ इंग्लैंड, तो आप क्या बोलोगे, विलियम सेकंड, या फिर जिनका रियल नेम क्या है, विलियम रिफ्यूज़। ये जो विलियम रिफ्यूज़ हैं ये विलियम वन, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी के सन हैं। सो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी के जो सन थे विलियम सेकंड, इनको इंग्लैंड का सेकंड किंग बनाया गया। किंग तो पहले भी थे बट सेकंड नॉर्मन किंग थे ये, इस चीज़ को याद रखना है। किंग्स तो पहले भी थे बट जो सेकंड नॉर्मन किंग था, फर्स्ट नॉर्मन किंग कौन हुआ, विलियम वन जिसको विलियम ऑफ नॉर्मेंडी बोलते हैं, और सेकंड नॉर्मन किंग कौन हुए, विलियम टू जिसको विलियम रिफ्यूज़ के नाम से जाना जाता है। ये उस टाइम के सेकंड नॉर्मन किंग हुए थे। So guys, this is all about today's video. I hope you understand the historical background very well. In case of any doubt or any problem, you can ask me in the comment section below. And guys, please don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you so much for watching the video guys.